चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने जैसा देखा था कि 3 बातें मुख्यतः पढ़नी थी। पहला जो था वो डिस्टेंस फॉर्मूला था और डिस्टेंस फॉर्मूला पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो किए भी थे लास्ट टाइम पे। सेकंड पोर्शन या सेगमेंट इसका है जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और तीसरा पोर्शन जैसा कि आपको याद होगा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपने को पढ़ना है। ये 3 टॉपिक सीबीएसई कोर्स के हिसाब से आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। तो सेक्शन फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है वो पहले मैं समझाता हूँ। 2 तरह के सेक्शन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और एक होता है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। हमारे कोर्स में एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला नहीं है, मैं बस आपको जानकारी दे दूंगा, कोई विशेष बात नहीं होती है उसमें, लेकिन वो कोर्स में नहीं है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ही कोर्स में है, ठीक। क्या मतलब है, देखिए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले में जैसे मैं बता रहा था इंटरनल या एक्सटर्नल, तो इंटरनल का मतलब होता है कि बाय द वे अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, जब भी हम बोलेंगे कि 2 पॉइंट हमको मालूम है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मालूम होने का मतलब होता है उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तभी बताएंगे वो पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ हैं। तो अगर ये 2 पॉइंट हमारे पास हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2। अब यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P जो इस AB सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। बुक के अनुसार वो रेशियो लिखा है m1 m2, तो हम वही ले लेते हैं, वरना mn लेना ज़्यादा मज़ेदार लगने लगता है। m1 m2 मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है वो AB को m1:m2 में डिवाइड करता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आपको एक ऐसा पैरामीटर चाहिए हो कि यहाँ पर कुछ करना है। जैसे एग्जांपल दिया वहाँ पर कि एक टेलीफोन लाइन लगानी 2 सिटी के बीच में और ऐसी टेलीफोन लाइन लगाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो इससे 1 पोर्शन रहे और उससे पता लगा सेकंड पोर्शन दूर रहे, 1:2 का रेशियो, इसके पास रहे उससे दूर हो। तो ये निकालने का तरीका क्या हो सकता है, वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो वो पॉइंट फाइंड करने का तरीका होगा कि इस P के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल पाएँ। समझ पा रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। P एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इसको m1:m2 में डिवाइड करता है। P निकालने का मतलब है कि P के पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स निकालना। अभी हमको नहीं मालूम है तो इसलिए बोल देते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y और x, y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। और कोऑर्डिनेट एक्सेस अगर बनाना चाहें तो ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेंगे x, ओरिजिन, y, जिसके अगेंस्ट में कहानी पूरी चल रही है। अब इसका डेरिवेशन भी करेंगे। अब एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्शन में AB जो पॉइंट होता है ना, जैसे AB था उसमें था ना AB, तो उसमें जो P पॉइंट होता है वो बाहर होता है बेटा, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। x1 y1 x2 y2 और x y बाहर, उसमें P अंदर है देखो, तो वो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है। हमारे कोर्स के अनुसार, सीबीएसई सिलेबस के अनुसार ये कोर्स में है, ये कोर्स में नहीं है। तो हम इसी बात पे फोकस करेंगे अकॉर्डिंग टू द कोर्स, ठीक है। फिर आपको एडिशनल जानकारी चाहेंगे तो दे दी जाएगी, लेकिन अभी हम लोग इसी की बात करेंगे। तो इसका एक हम लोग डेरिवेशन करते हैं, x y कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम तीनों A P B से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे x एक्सिस पर, और नाम भी दे दीजिए A P B C D E बोल दो, जैसे कभी कुछ जानकारी देनी हो दे पाएँ। ऊपर से यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इस तरीके से, E के बाद F बोल देते हैं, इसको G बोल देंगे, कोई परेशानी नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने। अब आप ध्यान से देखिए, तो जो ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल AFP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PGB के। क्यों सिमिलर हो जाएगा, देखिए ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं 1 और ट्रायंगल नंबर 2। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो है 90 दोनों में, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, ये ट्रांसवर्सल हो गई ना ये, तो इसके 2 पैरेलल साइड्स हैं, तो दोनों कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वल। तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। कौन सा क्राइटेरिया लगाया आपने, डबल ए या ट्रिपल ए, जो भी बोलो। बात समझ पाए कि नहीं। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो देखते हैं क्या इसको हम लिख सकते हैं, तो लिखते हैं। तो हाँ, अगर हम लिखें यहाँ से
तो लिख सकते हो AP अपॉन PB, ठीक लिखा गया। फिर AF अपॉन PG, फिर FP अपॉन GB, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू देखते हैं। देखिए AP कितनी वैल्यू है, रेशियो है, AP अपॉन PB का रेशियो हमको मालूम है M1 अपॉन M2। AP M1 नहीं है, रेशियो है इन दोनों का M1:M2। और AF की बात करते हैं तो AF हमको अभी मालूम नहीं, निकालेंगे भी AF। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और पूरा इसके x2 y2 है, तो इस दिशा में x2 हो जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x2 हो जाएगी। ये हम समझदारी रखते हैं और कर भी लेंगे। इसी तरीके से अगर y1 y2 की बात करें तो इतने वाले डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस को क्या बोल दोगे, y1, इतने को क्या बोल दोगे, y2, और इस पूरे क्या बोल दोगे, y3। समझ पा रहे हैं ना, ये डिस्टेंस y3 है, BE इज y3, ये होगा y2, और इसको हमने y माना है तो ये y हो जाएगा, xy माना है इसलिए, ठीक है। ये f के बाजू में लिख दिया, कंफ्यूज ना हो जाना, ये y अलग है, ठीक। तो अब हम निकालते हैं यहां पर वैल्यू AF। तो AF वैल्यू हमारी CD के बराबर है, तो CD कितना हो जाएगा, इस x में से x1 घटा दो। देखो हम लिख सकते हैं AF इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू हाउ मच, x माइनस x1। देखो एग्री करते हो कि नहीं, बढ़िया। इसी तरीके से PG में आ जाओ, PG, तो PG इज इक्वल टू हाउ मच, PG इज इक्वल टू DE एंड दिस इज इक्वल टू y कहाँ है, DE निकाल रहे हो, x2 माइनस x, ठीक। अब इसी तरह FP देखो, FP, तो FP कहाँ से कहाँ तक है, ये डिस्टेंस, ये तो ये पूरा कितना है y, और इतना इससे कितना y1 दिख रहा है आपको, तो इसको y माइनस y1 लिख दें, देखो चलेगा, समझ पाए हो गया। उसके बाद GB, तो GB में आ गए, ये GB, ये टुकड़ा चाहिए अपने को GB, तो ये पूरा ले लेते हैं, इसमें से ये पोर्शन घटा देंगे, तो पूरा कितना है y2, और ये कितना के बराबर है, y1 के बराबर। ये रेक्टेंगल है ना, दोनों बराबर है, तो y2 सब निकाल लिया हमने। अब ये जो रिलेशनशिप थी इक्वेशन नंबर 1 से जो रिप्रेजेंट करी है, इसमें आप पुट कर दीजिए। तो AP अपॉन PB, इसकी वैल्यू है M1 अपॉन M2। उसके बाद AF है x माइनस x1, और नीचे PG, तो PG है x2 माइनस x। फिर आ जाओ FP, तो FP है y माइनस y1, और GB, तो GB है y2 माइनस y। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालनी है हमें, xy फाइंड करने थे ना, P के कोऑर्डिनेट्स, तो x की वैल्यू के लिए इन दो रिलेशनशिप को ले लेंगे, और y के लिए ये पहली और तीसरी ले लेंगे, क्योंकि यहां पर y आ रहा है, ये M1 M2 जानते ही हैं। तो पहले दो टर्म को इक्वेट जब किया हमने, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के में क्या हो गया, M1 x2 माइनस M1 x इज इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1, ठीक है। अब x एक तरफ कर लेते हैं, ये M2 x से माइनस, ये वाला इधर पहुंचा दिया, इधर पहुंचा दिया, तो इसको लिखा M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू M2 x प्लस M1 x, ठीक है। अब यहां पर इस वाले को देखो, इसको पहले यहां पे क्या करो, x कॉमन ले लो, तो इसको क्या लिख सकते हो, M1 प्लस M2, ये M2 प्लस M1 है, M1 प्लस M2 एक ही बात होती। यहां पर आ जाओ, तो यहाँ को तो ऐसे ही लिखने रहने देते हैं, पहले x1 वाला टर्म लिखते हैं, पढ़ने में आसानी होती केवल इसलिए। तो इसको लिख दो M2 x1 प्लस
m1 x2। अब x निकालना हो तो क्या आ जाएगा, x का फॉर्मूला बन गया x इजिकल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के कोऑर्डिनेट आ गए, x आ गया हमारा, ये फॉर्मूला हो गया। अपॉन 2 नहीं, यही ये फॉर्मूला आ गया। इसी तरह y निकालेंगे हम लोग। ये समझ में आई बात, ये x निकल के आ गया, x एब्सिसा निकला है, ऑर्डिनेट अभी नहीं निकला है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कैसे की है। अब इन दोनों पहले और तीसरे को बराबर करेंगे हम लोग। तो इधर कोई चीज़ मैं रब करूंगा तभी जगह बनेगी करने की। ठीक है, करता हूं। तो पहला आपने पहला और तीसरा को इक्वेट कर दिया, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1, या पहला और तीसरे की बात कर रहे हैं, y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 इंटू y माइनस m2 इंटू y1। अब यहाँ पर जो y वाली टर्म है उसको एक साथ ले लो, इसको इधर पहुँचा दो, इसको इधर पहुँचा दो, तो वैल्यू आ गई m1 y2 इज इक्वल टू m1 y2, फिर ये इधर आ गया तो आ गया m2 y1 इज इक्वल टू m2 y, और ये उधर चला गया है प्लस m1 इंटू y। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया y, तो इसको लिख सकते हो m1 प्लस m2, और इसको ले लो, क्या लिख देते हैं m1 m2, ये पहले लिख लेते हैं, y1 वाला पढ़ने में आसानी होगी। अब y की वैल्यू क्या आ गई, y क्या आ गई m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये देखो, ये x और y दोनों ही डेराइव हो गए। तो x, y अगर ये लिखना होगा तो क्या लिखोगे, दिस इज x, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए x, y के, तो x की जगह ये पूरी चीज और y की जगह ये पूरी चीज। तो हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि कोई भी पॉइंट हो जिसके ए बी पता हो सिरे, या जिनका जिस पोर्शन का में सेक्शन चाहिए, और जो पॉइंट किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है वो पता हो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, और इस तरह हम निकालेंगे। क्या हम समझ पाएंगे, एग्रीमेंट में हो। अब इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका कि कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, फिर एक स्पेशल केस। तो याद रखने में, अब ये फॉर्मूला डेराइव कर लिया हमने, समझ गए कहाँ से आया है। इस फॉर्मूले को याद कैसे रखते हैं आसानी से, वो बता रहा हूँ आपको। तो याद इस तरह रखते हैं कि मान लीजिए कोई लाइन है, और इस लाइन में ए हो गया हमारा x1 y1 और b हो गया x2 y2, और यहाँ कोई पॉइंट p था जो इसको m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो m1 इंटू दिस वैल्यू और m2 इंटू दिस वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो अगर लिखा तो उसको क्या कर सकते हो, m1 इंटू x के लिए लिखा तो क्या लिखोगे, m1 इंटू x2 ये प्लस m2 इंटू x1, दिख रहा है क्या, और नीचे m1 प्लस m2 सेम रहने वाला है। इसी तरह y की बात करोगे जब, तो y के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये याद रखने का छोटा सा ट्रिक या जो भी है, इससे एक पैटर्न बन जाता है दिमाग में कि इस तरह से फॉर्मूले लिखने हैं हमको, तो ये आपको मदद करेगा। आप कनेक्ट हो पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। अब एक स्पेशल केस भी कि बाय द वे जो P पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट हो जाए, हो सकता है कहीं भी हो सकता है, कोई रुकावट नहीं। अगर वो मिड पॉइंट हो गया तो क्या होगा, देखिए कुछ नहीं होगा, और फॉर्मूला आसान बन जाएगा, और फॉर्मूला आसान बन जाएगा। क्या होगा, अगर ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये m1 m2 बराबर हो जाएंगे उस समय। डायग्राम बना दे शायद, ये जैसे बनाया, a लिखा b लिखा, a के कोऑर्डिनेट्स वही थे x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2। ठीक, अब P कोई पॉइंट ऐसा है जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट
मिड पॉइंट होने की दशा में हमारा M1 M2 का रेशियो कितना होगा? 1:1, सेम ही तो होगा बराबर। तो इस केस में M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या? 1 होने का मतलब दोनों का रेशियो सेम है, जो पोर्शन इसका है, या M1 अपॉन M2 ही लिख के छोड़ सकते हो, दोनों बराबर हो गए। अब ये फॉर्मूले में फीड कर दो, तो x बराबर अगर डालोगे तो लिखा M1 x2 प्लस M2 की जगह M1 लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, लिख सकते हैं कि नहीं? और M1 की जगह M1 और M2 की जगह फिर M1, तो ऊपर आ गया M1 कॉमन और अंदर लिख सकते हैं x1 प्लस x2। ये x2 को बाद में लिखा, x1 को पहले से पढ़ने में आसानी है, और ये लिख दिया नीचे M1 प्लस M1 मिलके 2M1, तो M1 M1 कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई? x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला टाइप निकल आया। इसी तरीके से y लगा दोगे तो y क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अगर हमारा p एक मिड पॉइंट है तो उस दिशा में उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या हम समझ पाएंगे? ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। अब सीधे सवाल लगाने की बारी आ जाती है। अब छोटी सी और जानकारी ले लीजिए इसमें, जो बुक में लिखी है छूट ना जाए। हमने जो डेरिवेशन किया है ना, वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिरा है। अगर आप इस डेरिवेशन को चाहें तो वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर गिरा के कर सकते हैं, तो दूसरी तरह भी निकाल सकते, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल किताब में बढ़िया से लिखा हुआ है। एक दूसरा टिप जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कहीं पर, ये बात समझ गए थे आप, अगर कहीं पर आपको रेशियो दिया है M1:M2, M1:M2, तो इस रेशियो को, ये फिर से समझिए, ये आर में एक पोर्शन है, लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट P है, ये M1:M2 में डिवाइड कर रही है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो AP:PB है, ये AP है M1/M2 और PB है 1। भाई डिवाइड कर दीजिए M2 से दोनों तरफ, M1/M2:1, क्योंकि असल में क्या है, ये रेशियो है, देखिए AB/PB, और AP को लिखे थे M1 और इसको लिखे थे M2। तो ऐसे भी समझ सकते हो, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, M1/M2/1। समझ सकते हो कि नहीं? तो ये जो पोर्शन M1:M2 है, इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि M1/M2:1 है। बात वही है, समझने का तरीका, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद है। इस M1/M2 को हम क्या समझ लेते हैं कि कुछ वैल्यू होगी M1/M2, 2, 2.5, 2.1, 3, 4.1, जो भी, तो उस वैल्यू को M1/M2 नहीं सीखते दिमाग में, क्या बोलते हैं? K:1। तो जहां कहीं भी हमारे पास फ्रीडम होगी रेशियो को मानने की, जहां कहीं भी हमारे पास फ्रीडम होगी M1/M2 को चूज करने की, वहां पर हम ले लेंगे K:1। क्यों? इससे फायदा ये मिलता है कि इसमें वेरिएबल होते हैं 2 और इसमें वेरिएबल है 1। वेरिएबल मतलब बदलने वाली संख्या, तो इसमें K ही तो बदलेगा, 1 तो फिक्स्ड है, और यहाँ M1 M2 दोनों बदल सकते हैं। तो हमारी कहानी सरल हो जाती, हम इजी रास्ते पे चले जाते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर हमारे पास चॉइस है रेशियो लेने की, तो अगर चॉइस नहीं है, बाय द वे हो जाए ऐसा, तो कोई बात ही नहीं है, जो रास्ता है बढ़िया है। कहीं आपको जाना है, एक ही रास्ता है लेकिन टूटा फूटा है, क्या करेंगे? फिर भी जाएंगे। लेकिन अगर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बढ़िया है, आसानी वाला है, दूसरा लंबा रास्ता है, तो आप शॉर्टकट पकड़ेंगे जहाँ आसानी हो और जल्दी पहुँच जाए। क्या मेरी बात कनेक्ट कर पाए? तो ये पूरी बात एज ए थ्योरी हम ये समझ गए हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स लगाने की बारी शुरू होती है। क्या आप पूरी तरह एग्रीमेंट में हैं? किसी तरह का कोई डाउट? क्लियर है सारे मैसेज? ठीक है।